ये इंडियन ओशन है। ये अभी तक तो हम कहते रहे ये इंडियन ओशन है, भारत महासागर है। सबमरीन जो है वहां पे छुपी हुई थी। इसका मतलब ये सबमरीन इसकी मूवमेंट को विशाखापट्टनम से रिकॉर्ड कर रही थी। ईरानियन शिप हमें कहीं नजर आएगी, वो लेजिटिमेट टारगेट होगा। ऐसी अगर वार्निंग होती कैप्टन के पास इस शिप के, शायद वो जाता ही नहीं विशाखापट्टनम। हमने भी जो अशोक जी जो बाद में कोई कंडोलेंस नहीं दी, हमारे घर से गए, हमारे मेहमान थे। एक दो लाइन की ट्वीट तो चाहे नेवी का हैंडल ही कर सकता था। ईरान पे हमने बिल्कुल चुप्पी साधे रखी, ये आपको पता ही है। और क्लियरली हमारा वेट इजराइल यूएस कॉम्बिनेशन के साथ है। लेकिन इन्होंने बहुत ही, हिंदी में कहूं तो ओछी हरकत करी है इस शिप को, निहत्थे को मारने की। ऑप सिंदूर के सीज फायर को लेके, उसके बाद टैरिफ्स को लेके, उसके बाद आज ही कहा है कि 30 दिन की आपको मोहलत देते हैं, आप रशिया से तेल ले लो। मतलब इतना विशाल का है देश। ईरान ने सबके मन में खौफ पैदा कर दिया है जो यूएस के साथ है। प्लस ये डायलेमा डाल दिया कि अगर तुम हम पे अटैक करोगे तो इतिहास तुम्हें कैसे जज करेगा और तुम्हारे लोग तुम्हें कैसे जज करेंगे। लेकिन अब जो देश के अंदर जो थोड़ा माहौल है उसमें ऐसे लगता है कि अगर किसी मुस्लिम देश के ऊपर बम गिर रहे हैं तो कोई बात, ये अच्छी बात नहीं। कितना ही लड़ ले किसी के साथ, बट वी शुड नॉट फॉरगेट कि हम सबसे पहले इंसान हैं और इंसान दूसरे इंसान के साथ इतनी घृणा नहीं कर सकता। कई सारी घटनाएं हुई हैं। ईरानी जो शिप यहां से वापस जा रहा था, आपको पता है, इंडिया आया हुआ था, वो मिलान में आया था, उसने बाकायदा हिस्सा लिया। उसके पास हथियार नहीं थे, वो आर्म नहीं था। यहां पर जब वो आया था तो ईरान की दोस्ती की दुहाइयां दी गई वगैरह वगैरह। फिर जब वो यहां से जा रहा था, भारतीय जल सीमा के बाहर उसके ऊपर हमला होता है और वो सारी कहानी आप जानते हैं। बहुत डिटेल में सर आगे बात करेंगे। जब आयतुल्लाह खामनेई के ऊपर अटैक करता है अमेरिका, तब से लेके अभी तक जैसे ये वार डेवलप हो रहा है, और जाहिर है कि सबके पास लिमिटेड सूचनाएं ही आ रही हैं, हर जगह सेंसरशिप लगी हुई है। फिर भी जितना कुछ आप देख पा रहे हैं, आप इस वार को कैसे देख रहे हैं? दूसरी चीज, जिस तरीके से आयतुल्लाह खामनेई का असैसिनेशन है ये, और जो लोग, आप और मेरे से लोग जो थोड़ा बहुत इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं, खास तौर पे शिया इस्लाम के अंदर शहादत का क्या मतलब है, वो इस चीज को समझते हैं कि आयतुल्लाह खामनेई की मौत, उसकी असैसिनेशन छोटी इवेंट नहीं है। ये सदियों तक, शताब्दियों तक ये इतिहास में लिखी जाएगी और इसका लोग गुणगान करेंगे, इसकी बातचीत करेंगे, इसको दोहराएंगे। तो ये सोचना चाहिए। बट ट्रम्प, अमेरिका, मैंने हमेशा बोला ना, अमेरिका नोज ओनली वन गॉड, दैट इज फायर पावर। इनको कोई संवेदना, कोई नीचे बिल्डिंग में कौन मरता है, कौन जा रहा है, इनके लिए वीडियो गेम है ये। और ये बड़ी जल्दी खुश होते हैं इस चीज को। तो ये उनका नजरिया है वेस्टर्न वर्ल्ड का देखने का, एशियन वर्ल्ड को। तो ये पहली बात तो आयतुल्लाह खामनेई का जिस प्रकार से इन्होंने किया, ये एकदम कंडेमनेबल है। हमने नहीं कंडेम किया, हमने कंडोलेंस मैसेज भी नहीं दिया। वो थोड़ी सी हमारी, मुझे लगता है, भारी डिप्लोमेटिक और एक रोकूंगा सर, अब जाके किया है कंडेम। विवेक मिश्री साहब कल गए थे ईरान एम्बेसी और वहां लिख के आए हैं, अब तक नहीं किया था। ये भी कंडेमनेशन नहीं है, ये भी एक कंडोलेंस बुक को साइन किया, वो भी एक ब्यूरोक्रेट ने किया है, एक ऑफिसर ने किया, पॉलिटिकल लीडर ने नहीं किया। सी वॉरफेयर कैसे लड़ा जाता है उसका मुद्दा है, जेनेवा कन्वेंशन का मुद्दा है, इंटरनेशनल लॉज का मुद्दा है। वो है जो ये शिप देना, जो कि फ्रिगेट है, हमारे रिक्वेस्ट पर भारत आई। ये लोग विशाखापट्टनम की सड़कों पर इन्होंने परेड करी, ये ताजमहल देखने आए, भारत की नेवी के साथ और तमाम 40-50 देशों की शिप्स आई हुई थी, उनके साथ इन्होंने खाना खाया होगा, गले मिले होंगे, गिफ्ट लिए होंगे, सेल्फी ली होंगी, बहुत सी यादें। पहली बार बहुत से सेलर होंगे जो विदेश आए। और भारत की एक चीज मैं बता दूं अशोक, हमारे सब कॉन्टिनेंट और एक अलग इमेज है, लोग भारत आना चाहते हैं और बहुत यादें यहां से लेके जाते हैं। तो वो अब उनकी फैमिली के लिए, उनके लिए एक दर्दनाक किस्सा बन गया कि भारत गए थे और आते समय इनको जो है एम्बुश करके इजराइल यूएस की शिप ने टॉर्पेडो कर दिया। अब चीज क्या है, अनएथिकल क्यों है? पहली बात तो जब शिप कोई सेरेमोनियल परेड के लिए आती है, उसमें वो असला नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत एम्युनिशन भी है, वो डेमोन्स्ट्रेशन फायरिंग जब दिखाते हैं हमने फायरिंग करने के लिए, उसके लिए है। उसमें जो उसके पूरे कंट्रोल सिस्टम्स हैं, रडार सिस्टम्स हैं, जो हेवी वेपनरी है, वो नहीं है। और वो उसके साथ कोई दूसरी शिप भी नहीं है। वो आप सोच लो कोई अकेला वॉरियर चला जाए और सिर्फ ड्रिल के बूट पहन के और खाली बंदूक लेके बिना एम्युनिशन के, वो क्या करेगा? वो इजी टारगेट है, कोई भी उसको मार सकता है। तीसरी चीज है, ये हमारे बैक वाटर्स में, ये हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये इंडियन ओशन है। ये अभी तक तो हम कहते रहे ये इंडियन ओशन है, भारत महासागर है।
भारत के नाम पे, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी दूर हमारे तट से जो है उन्होंने ये सबमरीन जो है वहां पे छुपी हुई थी। इसका मतलब ये सबमरीन इसकी मूवमेंट को विशाखापट्टनम से रिकॉर्ड कर रही थी। क्या इन्होंने भारत को कॉन्फिडेंस में लिया? क्या ये डिक्लेयर कर सकते थे कि भाई ऐसा ऐसा है, लड़ाई छिड़ गई, कोई भी ईरानियन शिप हमें कहीं नजर आएगी वो लेजिटिमेट टारगेट होगा? ऐसी अगर वार्निंग होती कैप्टन के पास इस शिप के, शायद वो जाता ही नहीं विशाखापट्टनम, या वो श्रीलंका में शरण लेता, कहीं ना कहीं वो रुक जाता कि भाई ये वार्निंग मिल गई है। लेकिन इन्होंने बहुत ही, हिंदी में कहूं तो ओछी हरकत करी है इस शिप को, निहत्थे को मारने की। और यूएस की नेवी जो है ना अशोक, ये वर्ल्ड की सबसे भयंकर नेवी है। इसके पास इतना असला है, इतनी टेक्नोलॉजी है, ये चाहे तो पूरी दुनिया की नेवीज को बर्बाद कर सकते हैं। फिर क्या जरूरत पड़ी थी? आप तो इतने स्ट्रांग हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी थी 180 इन सैनिकों की यहां पर मौत करने की? डूब के मर जाए तो उनको अपने उसको रेस्क्यू करते हैं, होता है, वो भी नहीं किया इन्होंने। और कई घंटों के बाद जब दुनिया में निकल गया ये कि एक शिप मार दी गई है, शायद यूएस ने किया, तब जाके इन्होंने जो है डिक्लेयर किया कि हाँ हमने किया। एंड लास्ट चीज है उनकी लैंग्वेज, वी गेव देम क्वाइट डेथ, वी गेव देम क्वाइट डेथ। कोई उसमें किसी प्रकार का जो है ह्यूमन एंगल नहीं है। तो ये चीजें थोड़ी सी ऐसे, सोल्जर भी, मुझे देखो हम कितना ही लड़ ले किसी के साथ, बट वी शुड नॉट फॉरगेट कि हम सबसे पहले इंसान है, और इंसान दूसरे इंसान के साथ इतनी घृणा नहीं कर सकता कि उसको छुप के मार भी दिया, उसको बचाने की कोशिश भी नहीं की, और फिर कोई किसी भी प्रकार का कोई कंडोलेंसेस भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी चीज नहीं है। और हमने भी जो अशोक जी जो बाद में कोई कंडोलेंस नहीं दी, हमारे घर से गए, हमारे मेहमान थे, एक दो लाइन की ट्वीट तो चाहे नेवी का हैंडल ही कर सकता था, वही कर सकते थे जो कल तक ट्वीट कर रहे थे कि ईरान के नेवी के चीफ आए हुए थे, ईरान की शिप की फोटो डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। आपने इतना भी नहीं कहा कि आपके घर से निकल के गए और हम उनको यही कह दें कि हमें बड़ा अफसोस है, उनके परिवारों के प्रति ये कह दें हमें बहुत अफसोस है भारत को, भारत की नेवी को, बट किसी ने कुछ नहीं कहा। शायद वेट करते रहे कि कोई आदेश मिले तो कुछ कहेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है ये, इसकी सिंकिंग भी, और उसके बाद जो अब इसमें दो चीजें और जोड़ दीजिए। वार के ठीक पहले नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री महोदय का इजराइल जाना, और वहां से यह डिक्लेयर करना कि इंडिया इजराइल के हर तरह से साथ है, जबकि हमको मालूम था कि भले जिनेवा में और मस्कट में बातचीत चल रही है, लेकिन वार जैसे हालात हैं, कभी भी वार हो सकती है। उस समय यह कहना मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक ट्रेडिशंस के हिसाब से भी हमारे नहीं था। और उसको जोड़ के देखिए, ये सारी चुप्पियां, चाहे आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत के बाद हो, चाहे जिस तरह से वहां के सैनिक मारे गए, हमारे बैकवाटर्स में मारे गए, या सभी अरब देशों को उन्होंने मैसेज लिखा, ट्वीट किया कि आपके यहां जो कुछ हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन ईरान में इतने सारे हमले हुए उसकी निंदा नहीं करना। ये क्या इंडिया ने एकदम साइड, इंडिया मतलब नरेंद्र मोदी सरकार ने एकदम इजराइल अमेरिका की साइड ले ली है? हैव दे डिसाइडेड, या आपको कुछ और लगता है? बाकी सीनियर ऑफिसर्स जो समझते हैं इस चीज को, जो एक्चुअली कॉम्बैट में रहे हैं, या वो है, वो चाहे जनरल जीडी बख्शी हो, कोई भी हो, ये बिल्कुल दुख की बात है कि हमारे बैक वाटर्स में यूएस ने ऐसी हरकत करी और हमने कंडेम भी नहीं किया। कंडेम तो हम कर ही सकते हैं, दो लाइन लिखने में क्या जाता है। अब ये तो हुई इसकी बात। ईरान पे हमने बिल्कुल चुप्पी साधे रखी, ये आपको पता ही है, और क्लियरली हमारा वेट इजराइल यूएस कॉम्बिनेशन के साथ है। इसके पीछे क्या रीजन है मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता हूं, काफी रीजन होंगे। हमें लगता होगा देश का भला है, बट यूएस ने जैसे हमारे साथ बिहेव किया है ऑप सिंदूर के बाद, ये सबको बिल्कुल जग जाहिर है। ऑप सिंदूर के सीज फायर को लेके, उसके बाद टैरिफ्स को लेके, उसके बाद आज ही कहा है कि 30 दिन की आपको मोहलत देते हैं, आप रशिया से तेल ले लो। मतलब इतना विशाल का है देश, आज अच्छे भले हैं, तगड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी मुझे विदेश नीति में लग रही है। क्या है ये आप मेरे से ज्यादा समझते हैं, लेकिन ईरान को लेके हमारा पड़ोसी मुल्क है, पर्शिया के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे। इजराइल और अमेरिका बने भी नहीं थे, इजराइल और अमेरिका का कुछ था भी नहीं, उससे पहले पर्शिया और इंडिया का, भारत की सभ्यताओं का, लोगों का, हमारी भाषाएं कितनी मिलती है, हमारा कल्चर कितना मिलता है, हमारा खान पान कितना मिलता है। लेकिन अब जो देश के अंदर जो थोड़ा माहौल है, उसमें ऐसे लगता है कि अगर किसी मुस्लिम देश के ऊपर बम गिर रहे हैं तो कोई बात, ये अच्छी बात नहीं। जबकि हम हमेशा, गाजा में भी हमने क्या किया, 72,000 लोग मारे गए, हमारा क्या रहा?
आज भी ट्रम्प का बयान आया जिसमें वो कह रहा है कि मेरा रोल जरूर होना चाहिए अगले लीडर को इलेक्ट करने में, बट कोई सुनने वाला ईरान में नहीं है। ईरान में कम से कम अभी तक फिलहाल कोई सुनने वाला नहीं है। यहां शायद हमारे पत्रकारों को भी नहीं पता है कि बाकी अरब मुल्कों की तरह ईरान नहीं है, बहुत बड़ी उसकी साइज है, इंडिया से जरा सा ही छोटा है और बहुत वेरीड है, बहुत अलग अलग तरीका है, कल्चरल बहुत सारे अलग अलग है, वहां पे एथनिसिटीज बहुत सारे अलग अलग है। और इस बार एक चीज तो हुई है, ईरान ये लड़ाई हारेगा नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं। ईरान विल नॉट लूज दिस वॉर। लूज मींस अब की बार जो कर रहा है ना ईरान, ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल, अनकन्वेंशनल है। इन्होंने ऐसी ऐसी जगह बॉम्ब गिरने शुरू कर दिए हैं जो सोचते थे हम तो शेखों की जमीन पे है, ये तो दुबई है, ये फलाना है, ये सेफ हेवन है, या इन्वेस्ट करो, या मॉल में घूमो, यहाँ गैम्बलिंग भी होएगी, टापू भी बनेंगे, वो सारा का सारा अभी पिक्चर ध्वस्त होती नजर आ रही है। ईरान ने सबके मन में खौफ पैदा कर दिया है जो यूएस के साथ है। प्लस ये डायलेमा डाल दिया कि अगर तुम हम पे अटैक करोगे तो इतिहास तुम्हें कैसे जज करेगा और तुम्हारे लोग तुम्हें कैसे जज करेंगे। तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी डाल दी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं मानता हूं कि ईरान में बहुत लोग हैं जो कि मुल्लाओं के खिलाफ हैं, जो कि क्लर्जी के खिलाफ है। हर एक को इंडिपेंडेंस चाहता है, पीछे मूवमेंट भी देखी थी आपने, ये हुई थी, बट दे लव देयर कंट्री, दे लव पर्शिया मोर देन दैट। जो इंडिया में रिजीम है उसको मैं पसंद नहीं करता हूं, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बट अगर कोई मुल्क हमला करके नरेंद्र मोदी के घर पे बम गिराएगा तो आई विल स्टैंड विद माय कंट्री। एग्जैक्टली, ये भारत की, जबकि हम जितना आपने कहा ना डाइवर्सिटी, वैसे ही डाइवर्स है वहां, कुर्स भी हैं, तर्क्स भी हैं, बलोच बहुत है, बहुत बलोच पॉपुलेशन है वहां, अलग अलग किस्म के लोग हैं वहां पे। वो सारे के सारे अपने देश के साथ खड़े होंगे। और जो ईरान की आपने ज्योग्राफी की, ईरान इज लाइक अ फोर्ट्रेस, ईरान इज लाइक अ फोर्ट्रेस, वेरी मैसिव कंट्री, और बहुत पहाड़ हैं, नदियां हैं, सब है वहां पर। किस किस पहाड़ को फोड़ोगे, किस टनल के अंदर आप पहुंचोगे, आप अफगानिस्तान को नहीं कुछ कर पाए तो इसका क्या करोगे। और सबसे कमाल की चीज क्या हो रही है, जो हेवी कॉस्ट की मिसाइल्स हैं, इनकी टॉमहॉक मिसाइल्स है, इनकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह है, ये जो है 4-5 मिलियन डॉलर की मिसाइल है। मतलब आप रुपए में हिसाब लगा लो कितने लाख करोड़ रुपए की एक मिसाइल है, या कितने हजार करोड़ रुपए की एक मिसाइल है। और जो ईरान यूज कर रहा है, वो शाहिद जो ड्रोन है इसका, वो सस्ते से सस्ता $500 और बहुत कॉम्प्लिकेटेड $1000-2000 में तैयार हो जाता है। और महीने के अमेरिका वाला सर मैंने अभी मन में जोड़ा तो 750 करोड़ के आसपास की एक मिसाइल है, और ये फायर कर रहा है एक 45,000 रुपए का वेपन सिस्टम, 1:1000 टाइम्स कॉस्ट है। इसीलिए अब अमेरिका जो डम बॉम्ब है ना, उनके जो ग्रेविटी बॉम्ब है, जिनमें कुछ नहीं सिर्फ TNT है जो फोड़ सकता है नीचे जमीन में, वो यूज करेगा अब, क्योंकि ये इनके खत्म होने शुरू हो जाएंगे। गल्फ कंट्रीज के भी खत्म हो जाएंगे, इजराइल के भी, यूएस के भी, और कॉस्ट बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। अब कैसे ये इस सिपाही के साथ लड़ोगे जो एक बिल्कुल कम से कम में गुजारा कर सकता है।